फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 201 अध्याय 201। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 201 सी 201। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सैनिक उस आदमी को अचानक देखकर भयभीत हो गए और पागलपन भरी हंसी हंसने लगे। ग्ररल बादल की गरज। जब वे उस आदमी को देख रहे थे तो उन्हें तेज चीखने की आवाजें सुनाई दी और वे द्वार की ओर देखने लगे, जो जानवरों के एक समूह से भरा हुआ लग रहा था जो उनकी ओर तेजी से आ रहा था। कूक। कई लोग घबराकर चीखने लगे और यह समझने की कोशिश करने लगे कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। दूसरी ओर एलेक्स ने उस आदमी को उठा लिया और उसे पंख की तरह दूसरों की ओर फेंक दिया। वह व्यक्ति आगे बढ़ रहे सैनिकों के एक समूह पर जा गिरा और उन्हें अस्त व्यस्त कर दिया। जमीन पर पैर पटकते हुए वह सैनिकों पर झपटा जिन्होंने आत्मरक्षा के लिए अपनी ढालें उठा ली थीं। टकराना। एलेक्स की गति तोप से छोड़े गए गोले की तरह थी और समुद्र की लहरों की तरह किनारे पर टकराते हुए वह अपनी पूरी ताकत से उनसे टकराया। एक जोरदार चटकने की आवाज के साथ अपनी ढालें उठाने वाले रक्षकों की पंक्ति ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। वह तीर की तरह आसानी से रक्षा पंक्ति में घुस गया। समूह के भेड़िया आदिवासी बलपूर्वक छलांग लगाते हुए सीधे आगे के सैनिकों पर गिर पड़े। उनकी हड्डियां मजबूत थीं और उनकी खाल मोटी थी। उन्हें अपनी सुरक्षा पर पूरा भरोसा था। अपने पैरों को जमीन पर पटकते हुए सीधे उन पर गोली चलाते हुए उन्होंने उनके खिलाफ हिंसक झड़प की। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। धिक्कार। उनके तीखे पंजे दुश्मनों की ढालों और तीखे हथियारों से टकराते थे, जिससे इतनी जोरदार आवाज होती थी कि सुनने में बहुत भयानक लगती थी, क्योंकि आवाज कान के पर्दों पर पड़ती थी। सैनिक उनका सामना नहीं कर सके और उन्हें निर्दयतापूर्वक खदेड़ दिया गया। पेरू, जो घेराबंदी के मोर्चे पर था, ने वहां एकत्रित हो रही दुश्मन की पंक्तियों को नष्ट कर दिया। आगे की ओर छलांग लगाते हुए उसका पंजा आगे बढ़ा और हवा को चीरता हुआ सीधे दुश्मन के दिल में जा लगा। आदमी ने खुद को बचाने के लिए अपनी तलवार को झुकाया, लेकिन तेज पंजा तलवार को तोड़कर सीधे सीने में जा लगा और दिल को छेदता हुआ अंदर चला गया। स्विश स्विश स्विश। पेरू के कान खड़े हो गए जब उसने अचानक हवा में हल्की सी सीटी की आवाज सुनी। उसने तुरंत प्रतिक्रिया की और अपना सिर घुमाया तो देखा कि बड़ी संख्या में तीर सीधे उसकी ओर उड़ रहे थे। गर्जना। पेरू ने भयंकर चीख निकाली और अपने शरीरों को खींचकर दुश्मनों के शरीरों को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन इससे पहले कि तीरों की वर्षा उस पर हो, एलेक्स उसके सामने आया और अपनी तलवार निकाल ली। एक विशाल स्वर्णिम आभा ने उसे घेर लिया और बाहर की ओर फैल गया, जिसके कारण उन पर पड़ने वाले सभी बाण नष्ट हो गए। पेरू, मैं कोई हताहत नहीं देखना चाहता, एलेक्स ने बुदबुदाया और अपना हाथ हिलाया। एलेक्स का संकेत मिलते ही 2 ट्रांसेंडेंट रैंक के शूरवीर उसके पीछे आ गए। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों पूरी स्थिति पर नजर रखो। तभी काम करो जब किसी की जान को खतरा हो, एलेक्स ने आदेश दिया। दोनों ने सिर हिलाया और अपना काम करने लगे। एलेक्स की आंखें ठंडी चमक उठीं और उसकी छवि धुंधली हो गई। फिल्मों में देखे गए तेज तर्रार निंजा की तरह एलेक्स बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा था। कई सैनिकों को तो पता ही नहीं चला कि कब मौत की तलवार उन तक पहुंच गई और वे घुटनों के बल गिर पड़े, क्योंकि उनके शरीर की शक्ति खत्म हो गई थी। भेड़िया जनजाति के लोग और हत्यारे उन पर टूट पड़े और उन्हें निर्दयतापूर्वक टुकड़े टुकड़े कर दिया। एलेक्स की राक्षसी हंसी से रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और पूरे स्थान पर गूंजने लगी, जिससे वे डर गए। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ लोग तो उसे देखकर कांप उठते थे। लंबे रक्त लाल बाल, क्रूर हंसी वाला लाल मुखौटा, ऊपर से नीचे तक खून में लथपथ एक आदमी, जो दिखने में भले ही मनुष्य जैसा लग रहा था, लेकिन शैतान से भी अधिक क्रूर लग रहा था। राक्षस मुखौटे वाले व्यक्ति ने अपना दाहिना हाथ अपने शरीर से दूर बाहर की ओर बढ़ाया और उसे एक बड़े भाले के साथ उठा लिया, जिसे उसने कहीं से उठाया था। स्वूश। गहरे लाल रंग की लपटों ने अचानक पूरे भाले को घेर लिया और जलने लगी, जिससे उसकी शक्ति भी बढ़ गई। आसपास के लोगों ने भाले को घेर लिया और उसके चारों ओर घूमने लगे। तुम्हारा डर और निराशा मेरे लिए स्वर्गीय भोजन है। दोस्तों, नरसंहार हो जाए, एलेक्स ने धीमी आवाज में दहाड़ लगाई और उसी समय उसकी बांह की मांसपेशियां फूल गईं। उसने फेंकने की हरकत शुरू कर दी। उसने बस अपनी पकड़ ढीली कर दी और उसे जाने दिया। उनके शब्द पूरी घाटी में गूंज उठे। रिया, जो उसके भाले के चारों ओर एकत्रित हुए भारी मात्रा में मान को देख रही थी, अपने मन में बस यही प्रार्थना कर रही थी कि एलेक्स यहाँ कोई भयावह हमला न करे जिससे सब कुछ नष्ट हो जाए। बूम। ध्वनि विस्फोट से किले की दीवार का एक हिस्सा टूट गया और उसमें छोटी छोटी दरारें पड़ गईं, जो ध्वनि विस्फोटों के कारण और चौड़ी होने लगीं। जिन सैनिकों के शरीर अभी भी कमजोर थे, उन्हें आने वाले संकट का आभास हो गया और ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया उनके चारों ओर घूम रही है। भला लिए हुए भयंकर वेग से मिसाइल की तरह वार किया गया, जिससे पीछे काली कालिक का निशान छोड़ते हुए कांच के टूटने की तेज आवाज निकली। इसका लक्ष्य विशाल अर्चनॉइड गुंबद के आकार की संरचित इमारत थी, जिसका उपयोग भंडारण संकाय के रूप में किया जाता था। उस जगह पर खाद्यान्न, हथियार और कई अन्य कीमती चीजें रखी जाती थीं। एक तरह से इसे पूरे किले की रीढ़ कहा जा सकता है।
यद्यपि एलेक्स का लक्ष्य इन बदमाशों का वध करना था जो डाकुओं और चोरों के रूप में उन पर हमला करते थे, लेकिन उसने उन पर ऐसा हमला नहीं किया क्योंकि ऐसा प्रहार सहने के बाद उनके शरीर एक टुकड़े में नहीं बचे होते, बल्कि यह हमला उनकी ताकत का प्रदर्शन था जिसने उन्हें किनारे से धकेल दिया और उन्हें उस व्यक्ति को अपमानित करने के दुख और दर्द में डूबने दिया जिसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए था। भाला एक चमक में तोप की तरह चला और कुछ ही सेकंड में इमारत से टकराया। विशाल मकड़ी का गुंबद टुकड़ों में फट गया और ढहने के संकेत देने लगा। बूम बूम बूम, एक ही सेकंड में भयानक विस्फोटों ने पूरे पहाड़ को हिला दिया जिससे पूरी संरचना हिल गई। किला और अधिक हिलने लगा और विस्फोट स्थल के पास की दीवारें और चट्टानी संरचना अनगिनत टुकड़ों में टूट गई। पहाड़ की तलहटी में बड़ी बड़ी दरारें दिखाई देने लगी जो पीछे की ओर किले से जुड़ी हुई थीं और वह स्थान गहरी लाल लपटों से जगमगा उठा जिसके बाद एक के बाद एक भयंकर विस्फोटों की एक छोटी सी श्रृंखला होने लगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 202 अध्याय 202। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 202 सी 202। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये दृश्य देखकर सैनिकों के मुंह खुले रह गए और उनका दिमाग शून्य हो गया। आगे का दृश्य देखकर उनका पूरा शरीर भय से स्तब्ध हो गया। गुंबद के फटने के बाद काले धुएं का विशाल गुबार आसमान में ऊपर उठा जिससे एक अस्पष्ट काला बादल बन गया जिसने चंद्रमा की एकमात्र किरणों को ढक लिया जिससे रात का अंधेरा दूर हो गया। घटना से उत्पन्न आग ने पूरे किले को जला दिया तथा पूरा प्रभावित क्षेत्र नष्ट हो गया। बूम 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 बूम, एक के बाद एक छोटे विस्फोट होने से छोटे छोटे शॉकवेव उत्पन्न हुए जिससे सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा, जिसके बाद भंडारण के अंदर की चीजें बिखर गईं। आसमान से स्कार्पियों, धातुओं और टूटी हुई चीजों के टुकड़ों की बारिश होने लगी। विस्फोट के कारण इमारत के अंदर मौजूद कई चीजें जलकर नष्ट हो गईं, जबकि कई चीजें विस्फोट के कारण उस स्थान से दूर चली गईं। पीले चेहरे वाले सैनिक आसमान की ओर देख रहे थे और उन पर धातुओं की वर्षा हो रही थी। कई लोग तो भारी मात्रा में मलबे के साथ आई तीव्र लहरों की चपेट में आकर मर भी गए। घटनास्थल के पास मौजूद सैनिकों और सुरक्षाकर्मियों ने आग बुझाने और विनाश को कम करने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ जलकर राख हो चुका था। वहां रखा भोजन जल गया था, हथियार क्षतिग्रस्त हो गए थे, वहां रखे युद्ध के घोड़े और पशु तथा उस स्थान की रक्षा करने वाले लोग भी नष्ट हो गए थे। इमारत में मौजूद लोगों में से एक भी व्यक्ति नहीं बचा क्योंकि वे राख छोड़े बिना ही नष्ट हो गए। कुछ लोगों ने तो डर के कारण अपनी पैंट भी गीला कर ली और सभी लोग दुखी स्वर में उस राक्षस को घूर रहे थे, जबकि कई लोग कांपती हुई आवाज में बोलने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें इस बात पर आश्चर्य हुआ कि क्या यह आदमी सच बोल रहा है, और वह उनके डर और निराशा का फायदा उठाकर और अधिक मजबूत होता गया। तो उस स्थिति में क्या वह उनके डर का फायदा उठाकर नहीं चला जाएगा? तुम हम पर हमला क्यों कर रहे हो? हमने क्या गलत किया है? कृपया हमें छोड़ दें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कृपया हम पर दया करें। हम तो बस निर्दोष नागरिक हैं जो यहाँ गार्ड के तौर पर तैनात हैं। जब उन्होंने एक ही प्रश्न पूछा और उनसे उन्हें छोड़ देने की विनती की तो हर जगह दर्दनाक चीखें गूंजने लगीं। एलेक्स ने भयभीत चेहरों को घूरते हुए ऊंची आवाज में बोला, हानिरहित मेरी गांड। एलेक्स ने अंदर ही अंदर सूंघ कर कहा। जब वे इस स्थान से गुजरे तो वहां लगभग 700 सैनिक तैनात थे, लेकिन वर्तमान में वहां केवल 300 ही सैनिक तैनात हैं। इससे पता चलता है कि वे उन्हें कितना डराना चाहते थे और उन्हें कितना भयभीत करना चाहते थे। डाकुओं के रूप में उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना उनके लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए उन्होंने एलेक्स की सेना के यहां से गुजरने के दौरान एक मजबूत सैन्य बल लाकर उन्हें डराने के लिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। कुछ लोगों ने तो उनसे ये भी पूछा कि वह पुरुष हैं या नहीं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। आज तुमने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन अब तक तुमने जो भी अपराध किए हैं उनसे पाप का घड़ा भर गया है और तुम्हारे अत्याचार अब और उस घड़े में नहीं भरे जा सकते। तो अब वापस भुगतान करने का समय आ गया है, एलेक्स ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उन्हें मार डालो और जगह पर छापा मारो, एलेक्स ने आदेश दिया और हाथ हिलाकर संकेत दिया कि लघु विराम का समय समाप्त हो गया है और वध का समय फिर से शुरू हो गया है। एलेक्स की सेनाएं जो तेजी से प्रकट हुईं, वे भी रात के अंधेरे में तेजी से गायब हो गईं और बहुत शोर मचाया। जबकि अधिकांश लोग दिन भर के कठिन परिश्रम और काम से निपटने के बाद अपने आरामदायक बिस्तरों पर सो गए, वहीं समाज के उच्च वर्ग को रात की अच्छी नींद से जागने के लिए मजबूर होना पड़ा। एलेक्स ने अपने शानदार कारनामों को फैलाने के लिए कुछ लोगों को भागने की अनुमति दी, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ हो जाता है ना। अधिकांश कुलीन घरों में भयानक समाचार आया। चूंकि अधिकांश घरों के मुखिया वर्तमान में ड्यूक वॉलमार्ट क्षेत्र में एकत्र हुए थे, इसलिए पूरा ब्राइट शीर्ष स्तर से रहित था जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार थे। वे भाग निकले, ढोल बजाया, बिल्ली को झाड़ी से बाहर निकाला और जो भी अधिकारी मिला उसे सूचित किया। उनमें से अधिकांश को संदेह था और वे सोच रहे थे कि क्या ये सच है या नहीं। कई लोगों ने उन्हें शराबी समझा, जबकि कई लोगों ने सोचा कि उन्हें किसी ने खबर फैलाने के लिए भेजा है। आखिर एक शक्तिशाली गढ़ को इतनी आसानी से कैसे गिराया जा सकता है, जब दोपहर में उनमें से कई किले में मौजूद थे। फिर भी कुछ लोगों ने उन पर विश्वास कर लिया और खबर फैलाना शुरू कर दिया, जो जंगल में आग की तरह फैल गई।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चूंकि कुलीन परिवारों के अधिकांश मुखिया बाहर गए हुए थे, इसलिए खबर मिलने में बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी उन्होंने यथाशीघ्र कार्रवाई की और मदद के लिए अपनी सेना भेजी। अल्पविराम। रात में खूनी हत्या तेजी से हुई और चली गई। 2 घंटे से भी कम समय में किले में तैनात ब्राइट सैनिक पूरी तरह से नष्ट हो गए जब उनकी आखिरी चीख रात के आसमान में गूंज उठी। लियोनहार्ट के योद्धा अपना काम समाप्त करने और जगह को लूटने के बाद रात में भूतों की तरह अंधेरे में गायब हो गए। जमीन पर बहते खून और उस स्थान पर हुए एक तरफा क्रूर नरसंहार की खूनी गंध के अलावा यहाँ उत्पात मचा रहे दुश्मनों का कोई निशान नहीं था और यह स्थान पूरी तरह से सन्नाटे में डूबा हुआ था। 1 घंटे से अधिक समय के बाद अंततः कुछ अन्य ध्वनियों ने उस स्थान को जीवंत बना दिया। चांदी के कवच पहने घुड़सवारों की एक छोटी सी टीम, जो काले बख्तरबंद घोड़ों पर सवार थी, किले की ओर तेजी से बढ़ रही थी और उनके पीछे हाथों में मशालें लिए बख्तरबंद पैदल सैनिक थे। घुड़सवार सेना तनाव भरे भाव के साथ आगे बढ़ रही थी और माहौल काफी गंभीर था। वे पहले से ही आगे आने वाले खतरे के लिए मानसिक रूप से तैयार थे। खबर मिलते ही उन्होंने नुकसान को कम करने के लिए यथाशीघ्र कार्रवाई की। जल्द ही वे युद्ध के मैदान के करीब पहुंच गए। जब वे पहाड़ियों की तलहटी में पहुंचे तो उनका नेतृत्व कर रहे घुड़सवारों में से एक ने भौहें सिकोड़ लीं और उसके पहरेदार भी आगे पीछे चलने लगे। उसने उन घुड़सवारों की ओर हाथ से इशारा किया जो अभी भी पूरी गति से उसके पीछे दौड़ रहे थे, और पीछे के घुड़सवारों की गति तुरंत धीमी हो गई। उन्होंने अपनी तलवारें निकाल लीं और उन्हें अपनी ढालों पर कसकर पकड़ लिया और सभी घोड़ों पर सवार होकर चले गए। कितनी घनी, खूनी और तीखी गंध है, उनमें से एक ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि उन्हें आसपास से एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी। मन में प्रश्न लिए नेता धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसे ही वह दर्रे में दाखिल हुआ, उसने देखा कि उन पर एक बहुत बड़ी छाया पड़ गई है और वह आगे बढ़ गया। वह मुंह खोले हुए उस दृश्य को देखता रहा, क्योंकि उसने देखा कि एक छोटी पहाड़ी प्रवेश को अवरुद्ध कर रही थी। एक भयानक रात्रि हवा चली और अपने साथ एक घनी, घिनौनी और खूनी गंध लेकर आई, जिससे उसे और बाकी घुड़सवारों को उल्टी आने लगी। जो घोड़े पूरी ताकत से आगे बढ़ रहे थे वे डर गए और ये घोड़े भयभीत भाव से लगातार पीछे हट रहे थे। घुड़सवारों ने रुककर लोगों से मशालें जलाकर आगे बढ़ने को कहा। वोसस। मशाल की लपटें रात की हवा में टिमटिमा रही थीं और उनके सामने के अंधेरे को रोशन कर रही थीं। आह, क्या बकवास है! पूरे स्थान पर एक हृदय विदारक शोर गूंज उठा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 203 अध्याय 203। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 203 सी 203। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही मशाल की लपटों ने उनके सामने का दृश्य उजागर किया, उनमें से हर कोई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और ऐसा भयावह दृश्य देखकर उनका दिमाग एक पल के लिए बंद हो गया। वे सैनिक और कुलीन शूरवीर, जिन्होंने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थीं और अनगिनत मौतें देखी थीं, एक क्षण के लिए भयभीत हो गए। उस क्षण उन्हें ऐसा लगा जैसे वे नर्क का दृश्य देख रहे हों, जहां असंख्य लोग ढेर लगे हुए हैं। किसी ने यह नहीं सोचा था कि जो विशाल छाया उन पर पड़ रही थी और जो चीज मार्ग को अवरुद्ध कर रही थी, वह एक के बाद एक ढेर हो रही लाशों का एक छोटा सा पहाड़ था। यह उनके साथियों की लाशों से बना था। खून, फटे कवच, टूटी तलवारें, छिले हुए ब्लेड, अलग हुए अंग और कटे हुए सिर, सभी को दुश्मनों ने एक दूसरे पर समान रूप से ढेर कर दिया और सभी की जान ले ली। उसके नीचे की मिट्टी गीली हो गई थी और खून से लथपथ थी। लाशों से बहता खून एक छोटी सी धारा बनाकर नीचे की ओर बह रहा था। लाशों से बनी पहाड़ियों के ऊपर किले की पिछली दीवार की ओर इशारा करते हुए एक गोला घोंपा गया था। भाले से धीरे धीरे लाल खून टपक रहा था और ज्यादातर खून जम चुका था। वह नेता, जिसका हृदय पहले से ही उथल पुथल था, उस भाले की दिशा में घूर रहा था और उसकी तथा अन्य सभी की आंखें लगभग बाहर निकल आईं, क्योंकि उन्होंने दीवारों पर रक्तलाल संदेश लिखा हुआ देखा था। आप अगले हो। जैसे ही उनकी नज़र अपने संदेश पर पड़ी, उनके पैर कमजोर पड़ गए और उनमें जितनी भी ताकत थी वह सब एक पल में खत्म हो गई और भयावह दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए। उन पर हमला किसने किया? हत्या करके चेतावनी देने का ये कितना क्रूर तरीका है! उसने सबको मार डाला? नहीं, उसने किले में तैनात लगभग सभी सैनिकों का कत्लेआम कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपनी बहादुरी और ताकत पर गर्व करने वाले इन घुड़सवारों के पैर ठंडे पड़ गए थे। वे अब ठीक से सोच भी नहीं पा रहे थे। जैसे ही रात्रि की हवा पेड़ों से होकर जमीन पर आई, पेड़ों से असंख्य पत्ते जमीन पर गिरने लगे और हल्की सी सरसराहट की आवाज होने लगी। घुड़सवारों को ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में कई हत्यारे छिपे हुए हैं और उन्हें जानलेवा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। आसपास का नज़ारा डरावना और भयावह था, क्योंकि दुश्मन एक पूरे गढ़ को जल्दी से नष्ट करने में सक्षम थे, इसलिए उन्हें लगा कि उन्हें भी मिटाया जा सकता है। नेता ने तुरंत वहां के खतरनाक हालात को देखा और शवों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया, जिनमें से प्रत्येक में कई शवों पर पंजों के निशान और खरोंच के निशान थे। हर सेकंड 1 घंटे जैसा लग रहा था और वे जरा सी आवाज से भी डर रहे थे। रात ठंडी और उदास थी, जिससे वे सभी उस संभावित खतरे से घबरा रहे थे जिसका उन्हें सामना करना पड़ सकता था। इसलिए वे जल्दी से अपने घोड़ों पर सवार होकर उस जानलेवा जगह से भाग निकले, मानो अगर वे 1 सेकंड भी यहाँ रुके तो मर जाएंगे।
वे हवा की गति से आए और कायरों की तरह जल्दी से जल्दी चले गए और उन्होंने न तो उसे दफनाया और न ही अपने साथियों की लाशों की देखभाल की। एक पहाड़ी चट्टान के ऊपर खड़े होकर एलेक्स ने बाज जैसी आंखों से दृश्य को देखा। महाराज, क्या हमें उन्हें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? पेरू ने पूछा। हाँ, हम चाहते हैं कि ये लोग ढोल बजाएं और हमारे कामों को पूरे राज्य में फैलाएं। हमने पहले ही कुछ मछलियां जाल से छूटने दी हैं। ये काये कुत्ते रास्ते में ज़रूर उनसे मिलेंगे और रिपोर्ट ले लेंगे। एलेक्स ने जवाब दिया। पेरू, मेरे आदमियों ने पहले ही आप सभी के लिए रास्ता बना लिया है। आप सुरक्षित वापस आ सकते हैं और हमने जो भी सामान जमा किया है कृपया उसे बस्ती तक पहुंचा दें। पेरू ने सिर हिलाया और उत्सुक भाव से एलेक्स को देखा और साहस जुटाते हुए पूछा, महाराज, आप हम पर इतना भरोसा करते हैं? मेरा मतलब है कि हमें इतने सारे सोने के सिक्के और कीमती सामान ले जाने देना। क्या तुम्हें डर नहीं है कि हम इसे चुरा लेंगे? एलेक्स ने अपनी बाहें उठाईं और कठोर स्वर में बोला, क्या आप विश्वासघात से मरना चाहते हैं? पेरू आवाज़ सुनकर और एलेक्स की जानलेवा निगाहें देखकर थोड़ा पीछे हटी, लेकिन अगले ही पल एलेक्स जोर से हंसने लगा। पेरू, तुम किससे मजाक कर रहे हो? तुम लोग इतने लंबे समय तक जंगल में छिपे रहे और इंसानों को नहीं लूटा, तो जब तुमने पहले ही इतना कुछ हासिल कर लिया है तो तुम्हें इन सब की क्या ज़रूरत है? पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हिस्सा भी ले सकते हैं। ठीक है, अब चले जाओ और सुरक्षित लौट आओ। एलेक्स ने अपना सिर हिलाया और भागते हुए कायरों को देखने के लिए वापस चला गया। उन्हें अपने साथियों को इस तरह क्रूर तरीके से मरते हुए देखकर भी सहानुभूति या दुख नहीं हुआ। सम्मान देने या दुश्मनों को खोजने की कोशिश करने के बजाय वे अपनी दुम दबाकर भाग गए। ये जगह गंदगी से भरी हुई लग रही थी। ये पूरी तरह से सड़ चुकी थी और खोखली हो चुकी थी। एलेक्स ने गंभीर भाव से कहा। रिया ने सिर हिलाया और दर्रे से निकल रहे घुड़सवारों के समूह को घूरने लगी। दुनिया ऐसी ही है, जब आप मजबूत और जिंदा होते हैं तो कई लोग आपका सम्मान करेंगे और आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन जब आप गिरकर मर जाते हैं तो उनमें से ज़्यादातर लोग आपकी लाश को देखना भी नहीं चाहेंगे और न ही आंसू बहाएंगे। एलेक्स ने रिया की आंखों को देखा जो सितारों की तरह चमक रही थी और पूछा, रिया, अगर मैं मर जाऊं तो क्या तुम रोगी? हे भगवान, एलेक्स की बातें सुनकर रिया हकला गई। मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी। रिया ने नाक भान सिकुड़ी और पीठ फेर कर जाने लगी। अरे रुको रिया, वह तो बस एक मजाक था। एलेक्स एक अच्छे पति की तरह उसके पीछे भागा और उसे मनाने की कोशिश की और माफ़ी मांगने की भीख मांगी। इस दुनिया में लड़कियां पटाखे हैं जो छोटी सी चिंगारी पर फट जाएंगी। अल्पविराम डॉट डॉट बांग। एडवर्ड ने रिपोर्ट पढ़ते हुए मेज को जोर से पटक दिया, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गई। कौन आखिर कौन है ये? इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है? मेरे राज्य में ऐसा अपराध करने की हिम्मत किस में थी? मैं उस कमीने को काट डालूंगा, एडवर्ड चिल्लाया। वह इस समय सचमुच मुश्किल में था क्योंकि इस समय उसकी इज्जत दांव पर लगी थी। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 204 अध्याय 204। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 204 सी 204। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एडवर्ड, जो अपने दिमाग को पूरी गति से चला रहा था, अचानक एक अशांत विचार से प्रभावित हुआ। क्या होगा अगर यह उसी ने किया? एडवर्ड जितना अधिक इसके बारे में सोचता वह उतना ही अधिक भयभीत होता जाता। यद्यपि उसके बहुत से शत्रु थे, फिर भी उनमें से कोई भी उसके क्षेत्र में प्रवेश करने तथा उसके किसी सामरिक ठिकाने को नष्ट करने में सक्षम नहीं था। तो स्वाभाविक रूप से सुई एक ही दिशा में इशारा कर रही थी और वह एलेक्स था। क्या होगा अगर वह अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था और ड्यूक की हवेली से बाहर निकलकर इस तरह के अत्याचार करने की कोशिश कर रहा था? नहीं, उसके सैनिक अभी भी वहां हैं, या हो सकता है कि कुछ सैनिक वहां घुस आए हों और वह केवल मुट्ठी भर कुलीन लोगों को ही ले गया हो। एडवर्ड बाहर के दृश्य को घूरता रहा। भोर होने में अभी कुछ समय था और अगर एलेक्स खुद जाता और अपनी सेना भेजता तो वह जल्दी वापस नहीं आ पाता। मुझे पहले जांच करनी होगी। अगर सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था तो मुझे जवाबी हमला करने का मौका मिल सकता है और इस घटना से मुझे बहुत लाभ होगा। एडवर्ड एक लालची व्यक्ति था। सिंहासन की खातिर उसने अपने पिता को जहर दे दिया जो कोमाटोज अवस्था में चले गए और अपना बाकी जीवन तब तक बिताया जब तक वे अनंत नींद में नहीं चले गए। और वह चुपके से अपने बड़े भाई के साथ नशीली दवा मिला देता था। भाई भोजन जो इस वजह से घबराहट और मानसिक टूटने से पीड़ित है जिसने उसे एक पागल बना दिया था। सौभाग्य से उसकी मां मर चुकी थी, अन्यथा वह उसे ऐसे कुटिल कर्म करते देखकर उसे गर्भ में ही मार देती, न कि ऐसे सांप को जन्म देती जो अपने ही परिवार को हानि पहुंचाता है। एडवर्ड ने तुरंत कार्रवाई की और गार्ड को बुलाया। मेरे आदेश बताओ। राजा एलेक्स को सम्मानपूर्वक आमंत्रित करो और उनसे मुझसे मिलने को कहो। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगर उन्होंने कारण पूछा तो उन्हें बता देना कि आपातकाल की स्थिति है। इसके अलावा सैनिकों के क्वार्टर में एक त्वरित खोज करें और देखें कि नेवन के सभी कुलीन लोग मौजूद हैं या नहीं। अल्पविराम। जबरदस्ती के आक्रमण के कारण एलिस सहित अन्य लोगों को अपनी शांतिपूर्ण नींद से जागना पड़ा। एलिस को आश्चर्य हो रहा था कि उन्हें इतनी जल्दी क्यों बुलाया गया, लेकिन उसने सुना कि एक आपातकालीन बैठक थी।
ऐसा लगता है कि आपके भाई ने रात में खूब आनंद उठाया था, कैथरीन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। एलिस खिलखिलाकर बोली, ऐसा लगता है कि भाई ने वहां बहुत मस्ती की। क्रिस्टीना ने चिंतित स्वर में कहा, मुझे आशा है कि उसने ज्यादा कुछ नहीं किया होगा। बहन क्रिस्टीना, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रही हो। मेरा भाई जानता है कि कैसे नियंत्रण करना है। एलिस ने मना कर दिया। उसने जल्दी से अपने कपड़े साफ किए और पोंछ दिया। एलेक्स बाहर चला गया। उसके पीछे कैथरीन, क्रिस्टीना और उसकी नौकरानी भी थीं, जोरिया के रूप में पोंछ दे रही थीं। जिन नौकरों और पहरेदारों ने उसे देखा, वे सुंदरियों की एक पंक्ति के साथ कमरे से बाहर चले गए, ईर्ष्या से अपने दांत पीसने लगे और आश्चर्य करने लगे कि आखिर उनकी किस्मत इस आदमी जितनी अच्छी क्यों नहीं है। यद्यपि वे अपनी खंजर जैसी आंखों से एलिस को घूर रहे थे और एलेक्स की ओर देखते हुए उसमें छेद करने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी उन्होंने अपनी विशिष्ट मैत्रीपूर्ण मुस्कान बनाए रखने की कोशिश की। अल्पविराम। महाराज, राजा एलेक्स रास्ते में हैं। एक नौकर ने एडवर्ड को सूचित किया जो ड्यूक वॉलमार्ट के पास खड़ा था। एडवर्ड ने जब नौकर की बातें सुनी तो उसकी भौहें तन गईं और चिंता से उसका चेहरा कठोर हो गया। क्या उन्हें समय में देरी करने के लिए बहाने नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि एलेक्स शायद अभी भी बाहर है या वह पहले ही वापस आ चुका है? नहीं, ये संभव नहीं है। वह इतनी जल्दी कैसे लौट सकता है? भले ही वह महान रैंक का हो, वह इतनी तेजी से यात्रा नहीं कर सकता। कुछ तो अजीब है। क्या होगा यदि हमला किसी और ने किया हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि हमला किसी और ने किया हो तो भी उसे किसी और पर दोष मरने का कोई रास्ता निकालना होगा, अन्यथा उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। क्या उन्होंने देरी करने या बहाने बनाने की कोशिश की? क्या वे नाराज थे और नौकरों पर चिल्लाए? एडवर्ड ने पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बटलर ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, उन्होंने बुलाए जाते ही जवाब दिया और कहा कि वे जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। झनकार। दरवाजा खुला और एलेक्स पीला चेहरा लिए हुए आराम से कमरे में चला गया। उसके पीछे उसकी औरतें भी थीं। एडवर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आशा है कि आपको रात में अच्छी नींद आएगी। तुमने हमें इतनी जल्दी क्यों जगा दिया? एलिस ने चिढ़कर पूछा। हमारे यहाँ एक छोटी सी समस्या है। हम बहुत बड़े संकट से गुजरे हैं। संकट? कौन सा संकट? एलिस ने चौंकते हुए पूछा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उनका अभिनय इतना सक्षम था कि वे अपने बड़े भाई की तरह ऑस्कर पुरस्कार जीत सकती थीं। कैथरीन ने उसका वास्तविक अभिनय देखकर अपना सिर हिलाया। दोनों की रगों में एक ही खून बहता है, कैथरीन ने मन ही मन सोचा। यहाँ तक कि एडवर्ड भी एक पल के लिए एलिस के हाव भाव देखकर आश्चर्यचकित हो गया। चेहरे पर हल्की सी उदासी के साथ उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ये वह स्थान है जहाँ से आपकी सेना गुजरी थी, जहाँ सैन्य अभ्यास हुआ था और आप सभी ने इसे हमारी ओर से युद्ध का आह्वान समझ लिया। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या इस विनाश में आपकी कोई भूमिका है? आप किसी और से बेहतर जानते हैं कि आप कितने गुस्सैल स्वभाव के हैं। हो सकता है इसमें आपका हाथ हो। मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि इस बड़ी घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। राजकुमार होने के नाते मुझे दुष्टों को दंडित करना चाहिए, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे सभी का निरीक्षण करना चाहिए। टस्क। एलिस ने झुंझलाहट भरे भाव से जीभ चटकाए और एडवर्ड की ओर हाथ दिखाते हुए बुदबुदाया। सुनो कमीने, चलो अब दिखावा छोड़ो। एलिस एलेक्स की तरह बोली जिसका डाकू स्विच खुला हुआ था। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जंगल में राक्षस का हमला तुम्हारा ही किया धरा था। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे दिमाग में कोई छेद है और मैं प्रयोग करके तुम्हारे जघन्य कर्मों को भूल गया हूं? चूंकि हम यहाँ हैं तो चलिए अब असलियत में बात करते हैं। अगर मैं तुम्हें कुचलना चाहता हूं तो मैं तुम्हें अभी मार सकता हूं। मेरी ताकत पर शक मत करो। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता हूं तो कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। इसलिए अगर मैं युद्ध करता हूं तो मैं तुम्हारा सिर काट लूंगा, जैसा कि मैंने एमिडॉन के साथ किया था। मुझे अपने दुश्मनों से निपटने के लिए तुम्हारी तरह की कायरतापूर्ण चालें चलने की जरूरत नहीं है, एलिस ने अपना सारा गुस्सा बाहर निकालते हुए कहा, जिससे एडवर्ड शर्मिंदा हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 205 अध्याय 205। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 205 सी 205। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं तुमसे तंग आ चुका हूं, एक तुच्छ कीड़ा जो मेरे रास्ते में रेंगने की कोशिश कर रहा है। अपने कान खोलो और मेरी बात ध्यान से सुनो, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो अपने तथ्य सही से समझो। मैं यहाँ ब्राइट में अपना कीमती समय बेकार में बर्बाद नहीं करना चाहता। मेरे आगे एक महत्वपूर्ण राज्याभिषेक समारोह है। क्या तुम समझ गए? एलिस ने एडवर्ड को घूरते हुए क्रोधित स्वर में कहा। जंगली कुत्ता। एडवर्ड मन ही मन बुदबुदाया। यदि यह स्थिति न होती तो वह निश्चित रूप से इस कमीने को उसके अशिष्ट व्यवहार की कीमत चुकाने पर मजबूर होता। ड्यूक वॉलमार्ट, जो इस दृश्य को देखने के लिए एक तरफ खड़े थे, ने उदासीन भाव बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वे बहुत सदमे में थे। यह आदमी पहले एक सच्चे सज्जन की तरह व्यवहार कर रहा था, लेकिन अब वह बिना किसी शिष्टता और गरिमा के केवल कुत्ते की तरह भौंक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उनका महान दर्जा महज एक भ्रम था और यही उनका असली स्वरूप था। वह तो बस एक फेंका हुआ कुत्ता है। हम उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं?
क्या कोई है जो इस बेवकूफ़ को शिष्टाचार सिखा सके? ड्यूक वॉलमार्ट ने मन ही मन कहा। शांत हो जाओ राजा एलेक्स, क्रोध आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। एडवर्ड ने एलेक्स के गुस्से को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। बस मुझे बताओ कि क्या हुआ और उसके बाद मैं फैसला करूंगी। आखिरकार तुमने मेरी रात की अच्छी नींद खराब कर दी। मुझे कम से कम ये तो पता चले कि रात में ऐसी कौन सी बेकार की बात हुई जिससे तुम्हें सिर दर्द और काले घेरे हो गए हैं। एलिस चिल्लाए। एडवर्ड ने अपने गुस्से को दबाने के लिए अपने होठों को काटा और इस सुंदर चेहरे पर मुक्का मारने से खुद को नियंत्रित किया। चूंकि उस लड़के का चेहरा उसके बहुत करीब था, एडवर्ड ने पाया कि करीब से देखने पर एलेक्स का चेहरा काफी लड़कियों जैसा लग रहा था। एडवर्ड ने भारी मन से एलेक्स और अन्य लोगों को सारी घटना बताने का निर्णय लिया, साथ ही उनके चेहरे पर आ रहे सूक्ष्म परिवर्तन को भी देखने का प्रयास किया। उम्मीद है कि वह उनके व्यवहार में कुछ गड़बड़ तो देख सकेगा, लेकिन यह उसकी उम्मीदों के विपरीत होगा। गल्प। उस स्थान पर लार निगलने की 4 सूक्ष्म ध्वनियां गूंजी, जिन्हें सुनकर एडवर्ड भी चकित रह गया, क्योंकि उसने देखा कि एलेक्स और उसकी पत्नियां आश्चर्य और अविश्वास से भरे चेहरे के साथ उसे देख रही थीं। एक क्षण तक तो जो कुछ हुआ उसे सुनकर कोई भी बोल नहीं सका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एरम। कैथरीन की कर्कश आवाज ने तनावपूर्ण माहौल में व्याप्त सन्नाटे को तोड़ा। कैथरीन ने असहज भाव से कहा, आपका मतलब यह है कि किले को गिरा दिया गया और दुश्मनों ने लाशों का एक छोटा सा टीला बना दिया और उन्हें एक दूसरे के ऊपर ढेर कर दिया। और उस पर एक संदेश भी था। एडवर्ड ने आह भरकर अपना सिर हिलाया। एलिस और अन्य लोग सदमे में आ गए और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। यद्यपि एलेक्स द्वारा सब कुछ नष्ट कर देने की सबसे बुरी स्थिति घटित नहीं हुई, फिर भी एलेक्स के गड़बड़ करने का तरीका तानाशाह के काम करने के तरीके से मेल खाता है। इससे भी अधिक, एलेक्स अभी भी बाहर है, जिसका अर्थ है कि जल्द ही चारों ओर अराजकता होने वाली है। और यह संदेश कि आप अगले नंबर पर आने वाले हैं, उनके लिए समझना बहुत आसान था। इस बार वह सचमुच एडवर्ड के सिर पर वार करने जा रहा था, जिससे वे भयभीत हो गए। यद्यपि वह एक अत्याचारी और पागल कुत्ते की तरह व्यवहार करता था, फिर भी वह अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाने में बहुत अच्छा था। अधिकांशतः जो चीजें व्यक्ति देख रहा होता है, वही वह दिखाना चाहता है। अब चूंकि उन्होंने आदेश जारी कर दिया है, इसलिए हो सकता है कि वे ऐसा करें। तुम वहां क्या कर रहे हो एलेक्स? कैथरीन मन ही मन चिल्लाए। क्या तुम मुझसे सलाह लिए बिना अचानक एडवर्ड को मार डालने जा रहे हो? किसी तरह उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके साथ विश्वासघात हुआ हो। अल्पविराम डॉट डॉट। पूरे ब्राइड को अराजकता में डुबो देने के बाद एलेक्स अभी भी रिया के साथ अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ रहा था। हाल ही में उन्हें कुछ जानकारी मिली और उन्होंने उस पर गौर करने का निर्णय लिया। यदि वह जो सोचता है वह सही है, तो उसके पास पूरे ब्राइड को उलट पुलट करने का मौका होगा। एलेक्स और रिया ने भेष बदलकर राजधानी में प्रवेश किया। एलेक्स के बाल छोटे हो गए और उसका रंग काला हो गया, जबकि वह रिया के बारे में बहुत चिंतित नहीं था, क्योंकि मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। यदि उसकी आकर्षक सुंदरता बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करती, तो एलेक्स उसके साथ टहलने निकल जाता, लेकिन चूंकि उन्हें जल्दी से काम खत्म करना था, इसलिए उसके पास बर्बाद करने के लिए और अधिक समय नहीं था। एलेक्स राजधानी के अंदर घुस गया और महल की ओर चला गया। महाराज, क्या होगा अगर एडवर्ड के पिता और भाई महल में मौजूद नहीं हैं? हो सकता है कि उसने पहले ही उनसे निपट लिया हो या उन्हें छिपा रखा हो। रिया ने एलेक्स से पूछा। मुझे ऐसा नहीं लगता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे पहले से ही बेकार और त्यागे हुए हैं। अगर एडवर्ड ने उन्हें अब छिपाने की कोशिश की तो दूसरे लोग उस पर शक करेंगे, तो वह अब उसका निपटान नहीं कर सकता, एलेक्स ने उत्तर दिया। चलो किसी सराय में चलें और कुछ और जानकारी प्राप्त करें। एलेक्स और रिया लबादा पहने हुए सराय में दाखिल हुए और कुछ ऑर्डर करने के बाद एक कोने में बैठ गए। एक और लबादा और एक अमीने। एलेक्स के उनके बीच से गुजरते ही उनमें से एक आदमी ने व्यंग्य किया। एलेक्स सराय के चारों ओर देखते हुए बस कड़वी मुस्कान बिखेर रहा था। एलेक्स को राइड में आखिरी बार प्रवेश किया गया सराय याद आ गया, जो शराबियों से भरी इस जंगलगी और तीखी गंध वाली सराय के विपरीत एक शीर्ष श्रेणी के होटल के स्वीट के समान थी। उनकी छठी इंद्री, जो अनगिनत उपन्यासों, मंगा और एनीमे देखने से विकसित हुई थी, आने वाली घटना के बारे में पहले से ही चिल्ला रही थी। और नायक के दाव के अनुसार जल्द ही एक शराबी आने वाला है जो महिलाओं को परेशान करेगा, और वह एक ऐसा व्यक्ति है जो चुन्नी बॉयज के दाव में चरम पर पहुंच गया था और उसे नायक की ओर से उसे बचाने और उससे प्यार करवाने के लिए काम करना पड़ा था। एलेक्स ने अपने विचारों को एक तरफ फेंका और उठकर केंद्र की ओर चल पड़ा, जहां शराबियों का एक समूह बेकार की बातें कर रहा था। वह चुपचाप अंदर घुसा और बुदबुदाया, मैंने सुना है कि महामहिम एडवर्ड राजा एलेक्स से मिल रहे हैं। जैसे ही एलेक्स ने तेल पर चिंगारी फेंकी, आग तुरंत भड़क उठी। हाँ, मैंने सुना है कि ड्यूक वॉलमार्ट क्षेत्र के सभी कुलीन लोगों ने उसका स्वागत किया है। स्वागत है, मेरे गधे। वे सभी उस मासूम मेमने पर हमला करने के लिए वहां गए थे। मुझे वह दूसरा राजकुमार पसंद नहीं है। वह एक चालाक लोमड़ी की तरह दिखता है जो अपने लालच के लिए कुछ भी कर सकता है। क्या तुमने अफवाहें सुनी? कहा जाता है कि पहले राजकुमार ने राजा को जहर दे दिया था, लेकिन दूसरे राजकुमार ने उसे अनंत नींद से बचा लिया, हालांकि वह कोमा में चला गया था। और फिर हमने खबर सुनी कि प्रथम राजकुमार अपना होश खो बैठा है और पागल हो गया है। चुप रहो,
तुम सब चुप हो जाओ, बेवकूफ़। रॉयल और नोबल के बारे में बुरा बोलना मौत की सजा मांगने के समान है। वैसे वह कमीना कौन था? आखिर किसने इस विषय की शुरुआत की? हालांकि उन्होंने प्रश्न पूछा था, लेकिन एलेक्स पहले ही आग में घी डालकर चुपचाप बाहर निकल चुका था और शराबी इतने नशे में थे कि उन्हें इसका पता ही नहीं चला और वे इस पर चर्चा करने लगे। एलेक्स ने सभी अफवाहों और महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दिया। जब वह इस बारे में सोच रहा था तो उसने एक तेज चीख सुनी। एलेक्स को ये देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि वहाँ क्या हुआ था और उसने सिर्फ रिया को एक संकेत भेजा। स्विश! एक व्यक्ति जो एक महिला को परेशान कर रहा था और उसे अपने साथ चलने के लिए मजबूर कर रहा था, अचानक हवा में गायब हो गया और सभी ने देखा कि लकड़ी के दरवाजे हिल रहे थे और महिला पीछे छूट गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 206 अध्याय 206। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 206 सी 206। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ब्राइड का रॉयल कैसल ब्राइड के केंद्र में बनाया गया था, जबकि नेवन का निर्माण शहर के दूर कोने में किया गया था। विशाल सड़कें महल तक जाती थीं जो चारों ओर हरियाली से भरा हुआ था। कई लोग उस जगह की रखवाली कर रहे थे। एलेक्स को वहां तैनात 3 महाकाव्य रैंक के शूरवीरों की उपस्थिति का आभास हो गया, जो उच्च प्राधिकार वाले प्रतीत होते थे और उस स्थान की रखवाली कर रहे थे। गश्त काफी कड़ी थी और सभी गार्ड और शूरवीर अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे थे। फिर भी ये बल उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त नहीं था। रिया की गुप्त तकनीक पूरे महाद्वीप में श्रेष्ठ तकनीकों में से एक थी और यह एक स्तर को भी छुपा सकती थी। उसे एक शीर्ष हत्यारे बनने और अपने चुपके और आकर्षण का उपयोग करके अंडरवर्ल्ड पर शासन करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, जो लक्ष्यों के जीवन को आसानी से छीन सकता था। यहाँ के अधिकांश गार्डों ने अध्ययन किया है और निर्माण कार्य किया है तथा वे अपनी मुट्ठियों से पत्थरों को भी तोड़ सकते हैं। यद्यपि वे अधिक शक्तिशाली दिख रहे थे, फिर भी उनमें से किसी में इतनी तीव्र बुद्धि नहीं थी कि वे 2 छायादार आकृतियों को विशाल दीवारों पर चढ़ते और अपनी फुर्तीली बिल्ली जैसी चाल से बाड़ों पर लुढ़कते हुए देख पाते। एलेक्स ने सबसे पहले प्रासंगिक जानकारी जुटाने के लिए बाहरी परिधि की खोज की। रास्ता बनाते हुए वे एक घने पेड़ में जा छिपे। रिया और एलेक्स ने चुपचाप अपना शरीर छतरी के पेड़ के पीछे छिपा लिया। पत्तियों और छायाओं से अपना आकार छिपाते हुए उन्होंने अपने आसपास के वातावरण पर नजर डाली। एलेक्स ने आसपास के वातावरण को देखा। बगीचे और उसके बगल में स्थित विशाल इमारत का दृश्य उसकी आंखों में झलक रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने लोगों की ताकत और कौशल का निरीक्षण करने के लिए मन सेंसर और अपनी बाज जैसी आंखों का इस्तेमाल किया। एलेक्स ने अपनी भौहें उठाईं और विशाल महल को देखा, जो कि बहुमूल्य सामग्रियों से तराशा गया था और धन संपदा का प्रदर्शन कर रहा था। एक कक्ष के अंदर, जिसकी सुरक्षा एक महाकाव्य श्रेणी के शूरवीर द्वारा की जा रही थी, एक व्यक्ति सो रहा था जो अर्धमृत्यु की स्थिति में था। यदि उस आदमी के पास हेल्थ बार होता तो वह निश्चित रूप से लाल रंग की बीप बजने लगती। तो यह उज्ज्वल का राजा है। एलेक्स ने दूसरे लक्ष्य की तलाश शुरू करते हुए अपनी नज़र हटा ली, लेकिन उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। रिया ने उसके हाव भाव देखे और चिंतित स्वर में पूछा, प्रभु, क्या आपको कुछ मिला? हाँ, एलेक्स ने सिर हिलाया और महल के बाहरी किनारे की ओर देखा। बाहरी छोर पर एक 3 मंजिला मकान था, जिसके प्रवेश द्वार पर काले कवच पहने 5 लोग पहरा दे रहे थे, लेकिन इसके बजाय उसे ये देखकर अजीब लगा कि वहां बड़ी संख्या में लोग गश्त कर रहे थे। हालांकि वे सभी काफी कमजोर थे, लेकिन उनकी सड़ा हुआ अभिव्यक्ति काफी अजीब थी। इसके अलावा यह आंतरिक क्षेत्र के बाहर था और इमारत अन्य स्थानों की तरह शानदार नहीं दिखती थी। ये काफी धुंधला और जीर्ण शीर्ण दिख रहा था। इसके अलावा एलेक्स को घर के नीचे एक भूमिगत तहखाना भी मिला और यदि उसका मन सेंस सही है तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से प्रथम राजकुमार था। रिया, मैं पहले राजकुमार से मिलने जा रहा हूँ। इस बीच राजा और दासियों के इर्द गिर्द छिपने की कोशिश करो। कौन जानता है कि तुम्हें कुछ उपयोगी मिल जाए। एलेक्स ने बड़बड़ाते हुए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। वह सीधे टेलीपोर्ट होकर राजकुमार के महल में कूद सकता था, लेकिन मन के उतार चढ़ाव के कारण एपिक निश्चित रूप से सतर्क हो जाता और उसे बिना कोई जानकारी प्राप्त किए लड़ाई में घसीटा जाएगा। इसके अलावा रिया के विपरीत उसका छाया तत्व के साथ अच्छा संबंध नहीं है। यही कारण है कि उसे रिया की चुपके तकनीक सीखने में मुश्किल हो रही थी। हालांकि उसे इसे सीखने और इसमें महारत हासिल करने में समय लगेगा, लेकिन वह जल्दी में नहीं था। वह इससे भी बदतर दौर से गुजरा था, जब उसे युद्ध की देवी द्वारा सिखाए जाने पर बुनियादी चीज़ों को भी सीखने के लिए 100 से ज़्यादा बार दोहराना पड़ता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह यहाँ युद्ध या लड़ाई करने नहीं आया था, बल्कि वह ये देखने आया था कि क्या उसका संदेह सही था। उसने अफवाहें सुनी थीं और अपने आदमियों के लिए जानकारी भी जुटाई थी, इसलिए थोड़ी भी बुद्धि वाला कोई भी व्यक्ति यह अनुमान लगा सकता था कि राजा और प्रथम राजकुमार की वर्तमान स्थिति के पीछे एडवर्ड का हाथ हो सकता है। यदि नहीं, तो वह जाने से पहले इस जगह को कब्रिस्तान में बदलने में संकोच नहीं करेंगे। फुटपाथ पर आगे पीछे खड़े पहरेदारों ने अपनी पीठ मोड़ ली। जैसे ही उन्होंने अपनी पीठ मोड़ी, वह अपने छिपने के स्थान से बाहर कूद पड़ा और बिना कोई आवाज किए उनके कुछ कदम पीछे जाकर उतरा।
वूश, उसकी बड़ी हरकतों से तेज हवा का झोंका आया और गार्ड की पीठ पर जोरदार धक्का लगा, जिससे उसे लगा कि उसकी पीठ के पीछे कोई है। उसने तुरंत अपनी पीठ घुमाकर देखा कि वह कौन है, लेकिन जब तक वह मुड़ा, एलेक्स पहले ही जा चुका था। एलेक्स की गति इतनी तेज थी कि लोग उसे देख नहीं पाए, लेकिन यदि वह बहुत अधिक गति से चलता तो आसपास के वातावरण में उत्पन्न होने वाली लहरें भी लोगों की नज़रों से बच नहीं पातीं। लुकास ने यहाँ के लोगों का अवलोकन किया और पाया कि उनके पास अन्य लोगों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाले सुसज्जित हथियार थे, और वे काफ़ी अमीर भी लग रहे थे। एलेक्स ने उन्हें वहाँ गश्त करने के बारे में बात करते हुए सुना था, जो कि घूमने फिरने के समान ही अच्छा था क्योंकि वहाँ कुछ भी मज़ेदार नहीं होता था। लुकास कुछ ही देर में इमारत की छत पर पहुंच गया और उसने दो लोगों को अंदर आते देखा। एक नौकरानी एक ट्रे के साथ खड़ी थी और उसके साथ एक नौकर भी था जो अच्छे कपड़े पहने हुए था। एलेक्स को पता नहीं क्यों उन दोनों को देखकर उसे अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वे दोनों किसी तरह के संदिग्ध कारोबार में शामिल थे। एलेक्स की आंखें चमक उठी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह सबसे गहरे रहस्य को उजागर करने जा रहा है। जैसे ही एलेक्स बिल्ली की पूंछ के पीछे चलने लगा, उसकी छवि धुंधली हो गई। नौकरानी के साथ, जिसने बटलर की वर्दी पहन रखी थी, वह और नौकरानी सीढ़ियां चढ़कर एक कमरे में दाखिल हुए। वे एक सुव्यवस्थित कमरे में दाखिल हुए और बटलर दीवार की ओर चला गया और अपनी उंगलियां दीवार में फंसा दी तथा अपने अंगूठे को दीवार पर दबा दिया। क्लिक करें। एक हल्की क्लिक ध्वनि सुनाई दी, जिसके बाद एक छोटी सी गड़गड़ाहट की आवाज़ आई और दीवार दो भागों में विभाजित होने लगी। दीवार के किनारे रहने पर एक छोटा सा संकरा रास्ता दिखाई दिया, जिसमें सीढ़ियां थीं और नीचे कमरे में जाती थीं, जो अंधेरे से भरा हुआ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 207 अध्याय 207। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 207 सी 207। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स ने उनसे पहले गलियारे में प्रवेश किया। उन्होंने केवल अपने सिर के ऊपर बहती ठंडी हवा को महसूस किया। एलेक्स गलियारे की छत पर खड़ा था, जबकि बटलर और नौकरानी गलियारे में प्रवेश कर गए और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। जैसे ही वे नीचे उतरे, दीवार के दोनों ओर छोटी छोटी मशालें जल उठीं। सीढ़ियों के अंत में एक बड़ा तहखाना था जिसमें एक बड़ी जेल थी। उसकी आंखों में एक आदमी की छवि उभरी जिसके लंबे बिखरे बाल और बिखरी दाढ़ी थी। उसके शरीर पर लंबे नाखून और खरोंचें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद को खरोंच लिया हो। उसकी आंखें एकाग्र नहीं थीं और उसका शरीर कांप रहा था, जबकि वह आदमी कुछ बुदबुदाता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसके शरीर पर जंजीरें और हथकड़ियां लिपटी हुई थीं जो पीछे की ओर दीवार से जुड़ी हुई थीं। उसने वहां आए लोगों की ओर नहीं देखा और पहले की तरह ही उनसे लिपट गया। बटलर ने उस आदमी को ऐसे देखा जैसे वह कोई घटिया चीज़ हो जिससे उसे घृणा हो रही हो। उसने कोट से चाबी निकाली और कोठरी खोलकर नौकरानी को अंदर आने दिया, जिसने ट्रे नीचे रख दी। नौकरानी ने बर्तनों को ढकने वाले बड़े कटोरे पर कांटे से प्रहार किया, जिसकी गूंज पूरे कमरे में गूंज उठी। आवाज़ सुनते ही वह व्यक्ति प्रतिक्रिया करने लगा और कुत्ते की तरह उसके मुंह से लार टपकने लगी तथा वह पागलपन भरी आंखों से ट्रे की ओर भागा। वह पट्टा फेंककर हिंसक पशु की तरह भोजन पर झपटने लगा और अपने दोनों गंदे हाथों से खाने लगा। नौकरानी उसे खाते देख पीछे हट गई और ये दृश्य देखकर उसे उल्टी आ गई। अचानक मांस का एक टुकड़ा उसकी थाली से उछलकर नौकरानी के पैरों पर आ गिरा। आदमी की आंखें चमक उठीं और वह नौकरानी के पैरों के पास कूद पड़ा, लेकिन उसके चारों ओर बंधी जंजीर ने उसे उसके पैरों तक पहुंचने से रोक दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने उस मोटे मांस के बड़े टुकड़े को लेने की पूरी कोशिश की। मैल हमेशा मैल ही रहेगा। बटलर ने जीभ चटकाई और उस आदमी के चेहरे पर जोरदार लात मारी। जो व्यक्ति जल्दी जल्दी खाना निगल रहा था, उसका गला अटक गया और वह जोर जोर से खांसने लगा, लेकिन बटलर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और उसे जी भरकर लातें मारी। यद्यपि उसे सुअर की तरह लात मारी गई, फिर भी उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी और मुंह में पूरा काट लेने की पूरी कोशिश की। इसे खाओ, इस गंदगी के टुकड़े को खाओ और तब तक जीवित रहो जब तक हम तुमसे छुटकारा नहीं पा लेते। हा 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 हा, आपकी देखभाल करके भगवान का विश्वास जीतना कितना अच्छा काम है, बटलर ने भयावह भाव से कहा और जोर से हंस पड़ा। नौकरानी बटलर को आनंद लेते देख हल्की सी मुस्कुराए। बटलर पीछे मुड़ा और मीठी मुस्कान के साथ बोला, चलो चलें मेरे प्रिय। जैसे ही वे दोनों ऊपर चढ़ने और जाने लगे, एक व्यक्ति जो इस पूरे मनोरंजन के दृश्य को देख रहा था, अंधेरी छत से नीचे कूद गया। एलेक्स ने अपनी उंगलियां चटकाईं और एक छोटा सा आग का गोला प्रकट हुआ और उसके सिर के ऊपर से नाचते हुए पूरे स्थान को रोशन कर दिया। क्या दृश्य है, मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। मेरी तरबूज खाने वाली पत्नियां इसे ज़रूर पसंद करेंगी, एलेक्स ने हंसते हुए कहा और उस आदमी की ओर चला गया। वह व्यक्ति पहले धन संपत्ति का आनंद लेता था, वैभव से चमकता था, असंख्य व्यक्तियों ने उसे सुशोभित किया था, किंतु अब वह अत्यंत दयनीय स्थिति में था। पहले राजकुमार। एलेक्स ने उस आदमी को पुकारा, लेकिन वह अंधा हो गया था और अपने घायल शरीर के साथ चावल के दाने के लिए फर्श चाट रहा था।
प्रथम राजकुमार, तुम सच में एक मरणासन मामला हो, लेकिन चिंता मत करो, डॉक्टर एलेक्स तुम्हारी सेवा में है। एलेक्स ने बड़बड़ाया और पहले राजकुमार के बाल खींचकर उसे हवा में उठा दिया। चलो सबसे पहले इससे छुटकारा पाएं। बिना किसी चेतावनी के एलेक्स ने अपने घुटने उसके पेट पर पटक दिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह आदमी बहुत जोर से चिल्लाया और उसने सारा खाना उल्टी कर दिया। आर्घा, उसने जो भी सामान निकाला था उसे बाहर आते देख उसकी आंखें निराशा से भर गईं और खून भरी आंखों से एलेक्स को घूरते हुए वह उस पर कूद पड़ा और अपने नाखूनों की तरह एलेक्स पर पंजे घुमा दिए। एलेक्स ने उसे चकमा देते हुए बगल की ओर झुककर अपने अंगूठे उसके जबड़े पर पटक दिए, जिससे वह दीवार से टकराकर बेहोश हो गया। एलेक्स ने अनाज निकाला और उसे घूरने लगा। उसने उस ट्रे की ओर देखा जिसमें खाना परोसा गया था और उस पर अपनी उंगली फिराई। निश्चित रूप से इसमें ड्रग्स हैं। इस भोजन में बहुत तीखी औषधीय गंध होती है। एलेक्स सत्य की आंखें सक्रिय करता है और उस आदमी को देखता है। इस आदमी में अच्छी क्षमता थी, लेकिन उसके भाई की वजह से सब बर्बाद हो गया। एलेक्स पहले राजकुमार की ओर बढ़ा जो बेहोश था और उसने सभी जंजीरें काट दी। उसने उस आदमी को बीच में खींच लिया और उसकी शर्ट फाड़ दी। उसका शरीर सुडौल था, लेकिन शरीर पर निशान थे। एलेक्स ने अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा और उसके अंदर मन को प्रसारित करना शुरू कर दिया। एलेक्स ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि एडवर्ड द्वारा प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल किए गए पागल मानव जैसा कोई दूषित मन नहीं था। सबसे पहले मुझे इस आदमी के शरीर में मौजूद सारे जहर से छुटकारा पाना होगा, एलेक्स ने बड़बड़ाया और बलपूर्वक उस आदमी के शरीर पर आक्रमण किया और उसे अपने मन से भर दिया। बेहोश आदमी ने अचानक एक दर्दनाक कराह निकाली, क्योंकि उसके पूरे शरीर में तेज दर्द महसूस हो रहा था, क्योंकि उसकी त्वचा में हजारों सुइयां चुभोई जा रही थीं। एलेक्स को लगा कि इस व्यक्ति के सभी मैना चैनल किसी जहर के कारण अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे वह अपंग हो गया है, जो अपने मैना का उपयोग करने में असमर्थ हो जाएगा। एलेक्स ने अपना मैना डाला और प्रतिरोध को तोड़ दिया, और जैसे ही उसने मैना को अपने जहाज में डाला उसने सभी बाधाओं को रोक दिया। आदमी का शरीर हिंसक रूप से झटके खाने लगा और उसके सारे मल से एक बदबूदार काला पदार्थ निकला तथा उसे काला खून खांसने लगा। उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं, जिससे एक नीली रोशनी चमक उठी और उसके बाद एक भयानक दर्दनाक चीख पूरे स्थान पर गूंज उठी। आह! पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 208 अध्याय 208। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 208 सी 208। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब एलेक्स अपना काम निपटा रहा था, रिया ने भी जानकारी निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह राजा के महल के पास नौकरानियों, सेवकों और अन्य पहरेदारों का पीछा करती रही और किसी गड़बड़ी को पकड़ने की कोशिश करती रही। वह भी भोजन की तैयारी का निरीक्षण करने के लिए नौकरानी के पीछे रसोईघर में गई और पाया कि मुख्य नौकरानी काफी संदिग्ध व्यवहार कर रही थी। राजा को पौष्टिक सूप खिलाया गया और इसे तैयार करने के बाद किसी की नज़र में आए बिना मुख्य दासी ने सूप में एक अज्ञात तरल की बूंद डाल दी, जबकि यह किसी की नज़र में नहीं था। लेकिन रिया की नज़रों में उसकी हरकतें छिपी नहीं रहीं। वह दिल से मुस्कुराई, क्योंकि उसे आखिरकार कुछ ऐसा मिल गया था जो उसकी मदद कर सकता था। अगला काम जो उसने किया वह यह था कि वह दासी का पीछा करते हुए राजा के महल में पहुंची, जहां प्रवेश द्वार पर एक महापुरुष पहरा दे रहा था। रिया को नहीं पता था कि यह गार्ड भी किसी की बड़ी योजना का हिस्सा था या नहीं। रिया राजा के महल के बगल वाली इमारत की छत पर खड़ी थी। अचानक उसे तेज हवा का झोंका महसूस हुआ और एक आवाज़ सुनाई दी। रिया, नौकरानी के बाहर आने के बाद उस एपिक रैंक को नीचे गिरा दो। रिया ने सिर हिलाया और अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। चुपचाप मार डालना और मारना उसका किला था, जिसके लिए वह स्वर्ण पदक भी जीत सकती थी यदि ये किसी प्रकार का खेल होता। रिया एपिक रैंक की हरकतों को देखते हुए एक मरीज का इंतजार कर रही थी जो बार बार आहें भर रहा था और उसकी आंखों में थोड़ी उदासी थी। रिया ने नौकरानी को कक्ष से बाहर आते और वहां से जाते हुए देखा। इधर उधर टहल रहे महाकाव्य रैंक के शूरवीर को अचानक एक बुरा पूर्वाभास हुआ। उसने इधर उधर देखते हुए अपना सिर हिलाया। उसी क्षण एक जोड़ी मुलायम हाथों ने उसके सिर को छुआ और इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसने गर्दन के पीछे एक जोरदार प्रहार महसूस किया। धप! उसका शरीर एक निर्जीव वस्तु की तरह गिरा हुआ लग रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। छत से दृश्य देख रहे एलेक्स को आश्चर्य हुआ कि क्या रिया ने अधिक ताकत के कारण उस व्यक्ति को मार दिया था। उसने रिया से कहा कि वह अंदर जाकर खोज करे, वह थोड़ी देर में आ रहा है। रिया को सुरक्षित रूप से अपना काम करते देखकर एलेक्स तुरंत वहां से चला गया और उस स्थान की ओर चला गया जहां एडवर्ड रहता था। एलेक्स खिड़की के रास्ते कमरे के अंदर घुस गया और टहलने लगा। कमरे में एक छोटी सी किताबों की अलमारी थी और खिड़की के पास एक बड़ी मेज थी। कोने में एक बिस्तर था और कमरे में कई अन्य चीजें भरी हुई थीं। एलेक्स ने किताबों से लेकर बिस्तर के नीचे तक हर चीज को ध्यान से खोजा। उसने धीरे धीरे एक एक करके किताबें भी खींची और सोचा कि शायद यहाँ कोई गुप्त रास्ता है जो अचानक खुल जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ कुछ भी नहीं था। उसने दराज निकाली और उसमें रखे पत्रों और दस्तावेजों की जांच की। एलेक्स ने आह भरी, कुछ न पाकर। उसे किसी तरह इसकी उम्मीद थी। कौन भेड़िया अपने घर में चीजें छिपाएगा?
एलेक्स बुदबुदाया और जाने ही वाला था कि उसकी नज़र कूड़ेदान पर पड़ी। इस उम्मीद में कि शायद वहाँ कुछ हो, उसने कूड़ेदान के अंदर खोजना शुरू कर दिया। चीज़ों के ढेर के अंदर उसे काली कालिक के जले हुए टुकड़े मिले जो संभवतः जले हुए पत्र के अवशेष थे, और जब उसने ध्यान से खोजा तो उसे एक जला हुआ लिफाफा मिला जिसमें आधा जला हुआ छोटा प्रतीक था। एलेक्स ने उसे सावधानी से उठाया ताकि वह बिखर कर धूल में न मिल जाए। ये किस कुलीन घराने का प्रतीक है? यद्यपि इसका आधा हिस्सा जल चुका था, फिर भी एलेक्स को यकीन था कि वह इसकी मदद से घर ढूंढने में सफल होगा। एलेक्स को आश्चर्य हुआ कि क्या वह कुलीन घर ब्राइट का था या कहीं और का, या फिर वह कुलीन घराने का था या नहीं। कम से कम मुझे कुछ तो मिला, एलेक्स बुदबुदाया और चला गया। एलेक्स जल्दी से प्रथम राजकुमार के निवास पर पहुंचा और कमरे में प्रवेश किया। एलेक्स ने जब बिस्तर के दूसरे छोर पर एक अच्छे दिखने वाले आदमी को बैठे देखा तो वह थोड़ा मुस्कुराया। अपने अंदर से नशीली दवाओं और जहर को बाहर निकालने के बाद वह अपनी मानसिक स्थिति को वापस पा सका। हालांकि उसकी आंखें अभी भी धुंधली और धुंधली थीं, लेकिन अब वह ठीक लग रहा था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस आदमी में काफ़ी अच्छी क्षमता है और वह भविष्य में एक शीर्ष योद्धा बन सकता है, लेकिन वह अपने भाई द्वारा लगभग बर्बाद कर दिया गया था। ये कहावत कुछ इस प्रकार थी कि स्वर्ग भी सर्वोच्च प्रतिभा से ईर्ष्या करता है। जैसे ही एलेक्स ने उसका इलाज किया, वह घृणित शरीर की गंध से छुटकारा पाना चाहता था और उसने खुद को साफ कर लिया। पहले राजकुमार, चलो राजा से मिलें, एलेक्स ने बुदबुदाया। आप मुझे हैरी कह सकते हैं, पहले प्रिंस बोला और फिर से एलेक्स को धन्यवाद देने के लिए अपना सिर झुकाया। एलेक्स ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और उसका हाथ झटक दिया। उनकी छवि धुंधली हो गई जिससे पूरा स्थान प्रकाशित हो गया। हैरी को थोड़ा मतली महसूस हुई और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने स्वयं को अपने पिता के कक्ष में पाया। उसने इधर उधर देखा तो उसके पिता बिस्तर पर लेटे हुए थे। उसका चेहरा कुम्हला गया था और उस पर झुर्रियां पड़ गई थीं। उसके काले बाल सफ़ेद हो गए थे और वह बहुत बूढ़ा हो गया था, हालांकि वह अभी भी 40 के दशक में था। पिताजी, वह घबराए हुए भाव से चिल्लाया और उनकी ओर दौड़ा। जब वह नशे के कारण मूर्ख बन गया था, तब भी उसके पिता ठीक थे और अक्सर उससे मिलने आते थे, लेकिन उनका आना जाना कम हो गया, यहाँ तक कि कोई भी उनसे मिलने नहीं आया। वह अपनी सारी इंद्रियां भी खो चुका था और उसे ये भी याद नहीं था कि वह क्या कर रहा था, जब तक कि एलेक्स ने उसे उसके बारे में नहीं बताया। नरक जैसा जीवन जीने और पिटाई की अनुभूति के अलावा उसे इसकी कोई याद नहीं थी। इतने लंबे समय के बाद अपने पिता को देखकर उसके गालों पर आंसू बहने लगे और उसका हृदय भारी हो गया। क्या आप उसका इलाज कर सकते हैं? कृपया उसका इलाज करें। आप जो भी कहें मैं वह करूंगा। मैं आपका गुलाम बन सकता हूँ। अगर मैं राजा बन गया तो मैं आपको अपना पूरा राज्य दे सकता हूँ। बस मेरे पिता को बचा लो। एलेक्स ने उसका कंधा थपथपाया और बोला, हैरी, मैं उसे ठीक कर सकता हूँ, लेकिन उसकी उम्र काफ़ी कम हो गई है। अगर मैं उसे ठीक भी कर दूँ तो भी उसके पास जीने के लिए 5-7 साल ही बचे हैं। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि अगर उसे अपने बेटे के अच्छे कामों के बारे में पता चलेगा तो वह कैसी प्रतिक्रिया देगा, एलेक्स ने बड़बड़ाते हुए कहा। इसकी चिंता मत करो और उसे ठीक करो। मैं उस कमीने को उसके अत्याचारों की सज़ा दूंगा। मैं उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा और नरक में पश्चाताप करवाऊंगा। हैरी की आंखें लाल हो जाती हैं जब उसे अपने भाई द्वारा किए गए सभी प्रकार के बुरे अपराध याद आते हैं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 209 अध्याय 209। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 209 सी 209। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पूरा ब्राइट, जो किले में रात्रि में हुए नरसंहार के कारण कोलाहल में था, पुनः चौंक गया जब एक और खबर पूरे ब्राइट में फैल गई। इस खबर से उत्पन्न सदमा पिछली खबरों की तुलना में 1000 गुना अधिक बड़ा था। उच्च वर्ग में कुलीन वर्ग के लोग थे तथा राज्य के कई अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी भी असमंजस में थे। समाज के प्रत्येक उच्च सदस्य को राजा के भवन में एकत्रित होने का विशेष आदेश मिला और उसके ऊपर यह भी लिखा था कि राजा, जो बीमार होकर कोमा में चला गया था, अपनी गहरी नींद से जाग गया है। जबकि हर कोई सोच रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है, एक व्यक्ति को लग रहा था कि वह मुश्किल में फंस गया है। आह! दबी हुई दहाड़ के साथ एडवर्ड ने क्रोध से अपने बाल खींचे। आखिर अब सब कुछ बुरा क्यों हो रहा है? आखिर क्यों जो चीज़ें पहले से ही मेरे हाथ में थीं, वे अचानक एक के बाद एक गलत होती चली गईं? एडवर्ड पूरी ताकत से चिल्लाया। उसे पहले से ही घटना के असली अपराधी का पता लगाने में कठिनाई हो रही थी, जबकि वह एलेक्स को दोषी ठहराने के तरीके सोच रहा था। वह भी इस मामले में आगे बढ़ ही रहे थे कि एक और चौंकाने वाली खबर ने उन्हें पूरी तरह हिलाकर रख दिया। जब उसने ये समाचार सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पत्र प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बैठक के बारे में 2 बातें समझ में आईं। पहली बैठक सिंहासन के उत्तराधिकारी के बारे में थी, जहां राजा ने अपनी चिंता व्यक्त की कि वह फिर से गिर सकते हैं, जबकि दूसरी बैठक में राजा एलेक्स को सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया गया। और एडवर्ड, जिसने पत्र पढ़ा था, उसे इसके बारे में बुरा पूर्वाभास हो गया था। चिंता मत कीजिए महाराज, मुझे लगता है कि वह आपको अपना उत्तराधिकारी नामित करने के बारे में सोच रहे हैं। ड्यूक वॉलमार्ट ने उन्हें शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। तुम इतने भोले कैसे हो सकते हो?
पिताजी इतने दिनों तक अनंत नींद की दवा पीने के बाद कैसे जाग सकते हैं? इस जीवन में उनके फिर से जागने की कोई संभावना नहीं थी। एडवर्ड चिल्लाया, महाराज, दुनिया में ऐसी कई चीज़ें हैं जिनका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। चीज़ों का अंदाज़ा लगाने के लिए हमें वहाँ जाना पड़ता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कौन जानता है कि जीवन के अंतिम समय में उसे कोई ऐसी सफलता मिली हो जिससे दवा का असर कुछ समय के लिए कम हो जाए। ड्यूक वॉलमार्ट ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए कहा। लेकिन क्या होता अगर कोई हस्तक्षेप करके उसे ठीक कर देता? एडवर्ड ने असहज भाव से पूछा। पफट। ड्यूक वॉलमार्ट हंसा और समझाने लगा, मजाक मत करो महाराज, सेंट्रल चर्च का कोई उच्चस्तरीय पादरी ही उसे ठीक कर सकता है। उसकी मौजूदा हालत में औषधियों का भी उस पर कोई असर नहीं होगा। जो भी हो, हमें आपको क्राउन प्रिंस के रूप में नामित करने का यह मौका लेने की कोशिश करनी चाहिए। हमें इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द सिंहासन पर बैठेंगे। उम्मीद है ऐसा ही होगा, एडवर्ड ने अपने दिल को शांत करते हुए कहा। अल्पविराम। एलिस अपनी भाभी के साथ कैपिटल ब्राइट पहुंचा और चाटुकारों के साथ कुछ मधुर बातचीत करने लगा। वे सभी अचानक मिले इस आमंत्रण से आश्चर्यचकित थे। गहरी नींद में सो रहे ब्राइट किंग अचानक जाग गए और उठते ही उन्हें मिलने के लिए आमंत्रित किया। उन्हें ये जानने के लिए बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं थी कि इन सभी घटनाओं के पीछे किसका हाथ है, फिर भी वे एलेक्स को पीछे से तार खींचते और चीज़ों को तेजी से हेरफेर करते देखकर आश्चर्यचकित थे। वे बैठक की विषय वस्तु नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें यकीन था कि आज का दिन ब्राइट साम्राज्य के साथ साथ एडवर्ड के लिए भी महत्वपूर्ण दिन होगा। जैसे ही वे हॉल में दाखिल हुए, ब्राइट के राजा ब्रान ने उनका स्वागत किया और वे अपने लिए निर्धारित स्थान पर बैठ गए। वहां उपस्थित अधिकांश लोग उनकी ओर उमड़ पड़े और एलिस को इन कष्टप्रद मक्खियों को रोकने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। यद्यपि एलिस ने इन लोगों के प्रति अपनी घृणा व्यक्त करने की कोशिश की, फिर भी उसने बेशर्मी से उनके साथ घुलने मिलने की कोशिश की। मेरी भाभी को घूरना बंद करो कमीनों, वरना मेरा भाई मुझे सजा देगा, एलिस ने दांत पीसते हुए कहा। वह हॉल जो राजा ब्रान के लिए चापलूसी, प्रशंसा और शुभकामनाओं से भरा हुआ था, अचानक रुक गया जब दूसरे राजकुमार के प्रवेश की घोषणा जोर से बजी। एडवर्ड अपने होठों पर एक सौम्य मुस्कान के साथ दरवाजे से अंदर आया, जबकि उसकी आंखों में चिंता की गहरी भावना झलक रही थी। वह एक दयनीय बेटे की तरह लग रहा था जो समाचार मिलते ही अपने बीमार पिता से मिलने आया था। उसके चेहरे पर थकान और थकावट साफ दिखाई दे रही थी। कोई भी उसे देखकर यही सोचता कि वह एक अच्छा बेटा है। मैं आपका अभिवादन करता हूं, एडवर्ड ने उत्तर दिया और आदरपूर्वक अपना सिर झुकाया। ब्रान ने गंभीर भाव से सिर हिलाया और बुदबुदाया, बेटा, तुम हाल ही में कड़ी मेहनत कर रहे हो। आपने मुझे गौरवान्वित किया है। आपको देश और अपने लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते देखकर मेरा दिल खुशी से भर जाता है। मैं एक योग्य पिता नहीं हूँ। एडवर्ड ने जब ये शब्द सुने तो उसे आश्चर्य हुआ कि इसका क्या मतलब है और उसने अपना सिर उठाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। महाराज, मैंने वही किया है जो एक राजकुमार को अपने देश के लिए करना चाहिए, एडवर्ड ने विनम्र स्वर में कहा। टस्क। एलिस ने उसकी हरकतें देखकर जीभ चटकाए। हा 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 हा। पूरे हॉल में छाई शांति अचानक राजा की हंसी से टूट गई। पुत्र, तुम्हारे पिता को तुम पर गर्व है। आज मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण घोषणा के लिए एकत्रित किया हूँ। मेरा आदेश दीजिए, आज से प्रथम राजकुमार मेरे बाद राजा बनेंगे। जल्द ही उनका राज्याभिषेक होगा। चूंकि तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो, तुम बहुत थक गए होगे, इसलिए आज से तुम हमेशा के लिए आराम कर सकते हो। उसके शब्द सभी को आश्चर्यचकित करते हुए बिजली की गड़गड़ाहट की तरह लगे। क्या? कैसे? सभी लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे और उनके मुंह खुले रह गए। एडवर्ड का समर्थन करने वाले लोग घुटनों के बल गिर पड़े और चिल्लाने लगे, महाराज, कृपया अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। महाराज, आप शायद प्रथम राजकुमार की स्थिति के बारे में भूल गए हैं। वह मानसिक रूप से अस्थिर है। जब वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता तो वह पूरे देश को कैसे नियंत्रित कर सकता है? वे राजा से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की विनती करने लगे। एडवर्ड इतना स्तब्ध था कि वह एक शब्द भी बोलने में असमर्थ था। एक क्षण के लिए वह अपने पिता को देखता रहा जो उसके लिए बिल्कुल अपरिचित लग रहे थे। उसकी आंखों की गंभीरता खत्म हो चुकी थी और जब वह अपने पिता को देख रहा था तो उसने देखा कि उनके होठों पर एक मुस्कुराहट थी जो उसे एक भयावह मुस्कान के साथ देख रही थी। वह सोच ही रहा था कि यह क्या है, तभी अचानक उसे पीछे से एक तेज आवाज़ सुनाई दी। किसने कहा कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ? एक तेज कर्कश आवाज़ गूंजी और एक आदमी विशाल दरवाजे से अंदर आया। उसके कदम धीमे और स्थिर थे और उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर रही थी। उसकी आंखें खंजर की तरह तेज थीं और जैसे ही उसने अपने सामने खड़े कुलीन लोगों के समूह को देखा, वे पीछे हट गए और कांप उठे। सिर्फ इसलिए कि वह सामने नहीं आया, इसका मतलब यह नहीं है कि पाखंडियों का समूह भूल गया था कि वह किस तरह का व्यक्ति था। जब वह उनके सामने से गुजरता था तो उन्हें अपना सिर नीचे झुकाकर खड़े रहना पड़ता था, वे उसकी आंखों में सीधे नहीं देख पाते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 210 अध्याय 210। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ।
210 सी 210। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह ब्राइट की शान थे। ये भविष्य की ताकत और उम्मीद है। किसी राज्य को टियर 3 से टियर 1 तक खुद को बढ़ावा देने के लिए उसे एक महान ग्रेड योद्धा का उत्पादन करना होगा। दोनों के बीच यही एकमात्र बुनियादी अंतर था। प्रिंस हैरी 20 वर्ष की आयु में मास्टर रैंक तक पहुंचने में सक्षम हुए। उसकी संभावनाओं को देखते हुए हर संसाधन का उपयोग करते हुए उसे नाइट अकादमी में प्रवेश के लिए जेनिथ भेजा गया। प्रिंस हैरी इसमें प्रवेश करने में सफल रहे और 23 वर्ष की आयु में एपिक रैंक के शिखर तक पहुंचने में सफल रहे। ये निश्चित था कि वह 30 वर्ष की आयु से पहले पारलौकिक रैंक और फिर पौराणिक रैंक तक पहुंचने में सक्षम होंगे। हैरी ने अपने लिए काफ़ी नाम कमाया, लेकिन मैच हारने पर सब कुछ नष्ट हो गया। वह मैच के मध्य में एक ब्रेक थ्रू बनाने जा रहा था, लेकिन उसके प्रतिद्वंद्वी ने उस समय हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके कारण वह ब्रेक थ्रू बनाने में असफल रहा और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिससे उसकी नींव को नुकसान पहुंचा। इसके बाद कहा गया कि वह अपना आपा खो बैठे और मानसिक रोगी बन गए। और अब वह व्यक्ति जो 2 वर्षों से दृश्य से गायब था, मास्टर रैंक की ताकत के साथ उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखें अभी भी तेज थीं और उसके चेहरे की ठंडी ठंड ने सभी को कांपने पर मजबूर कर दिया। भाई, मैं आपको ठीक होते देखकर खुश हूं, एडवर्ड ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। ओह, हैरी ने अपनी बाहें उठाईं। अपनी ठोड़ी रगड़ते हुए वह एडवर्ड के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। एडवर्ड, तुम में ज्यादा बदलाव नहीं दिखता। तुम अब भी वैसे ही हो। हाँ, एडवर्ड ने आत्महीनता भरी मुस्कान दी। मैं हमेशा वैसा ही रहूंगा। हैरी ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, तुम हमेशा ऐसी ही रहोगी। एक घिनौना बकवास। कचरा हमेशा कचरा ही रहेगा। हैरी के शब्द निकलते ही आसपास का तापमान तेजी से गिर गया और सब कुछ जम गया। हैरी ने एडवर्ड को घूर कर देखा, जिसका चेहरा सख्त हो गया। वह मुखौटा जो उसने हमेशा अपने चेहरे पर पहना हुआ था, धीरे धीरे टूटने लगा। तुम्हारा क्या मतलब है? एडवर्ड ने भयभीत भाव से कहा। तुम मुझसे पूछ रहे हो? हैरी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और हंस पड़ा। वह सीढ़ियों से ऊपर चला गया और सिंहासन के किनारे झुककर ताली बजाने लगा। पिताजी, आइए इस भेड़िए को दुनिया के सामने बेनकाब करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्विश। हवा के एक हल्के झोंके के साथ 2 महाकाव्य रैंक प्रकट हुए और रस्सियों से बंधे कुछ लोगों को जमीन पर फेंक दिया। रईसों ने लोगों को देखा। बटलर और मुख्य नौकरानी को छोड़कर वे उनमें से ज्यादातर को नहीं जानते थे। हैरी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और एक जानलेवा नज़र से बोला, क्या तुम बोलना चाहती हो या मुझे तुम्हें बोलने पर मजबूर करना होगा? जो लोग फर्श पर गिरे थे वे कांपने लगे। कृपया हमें छोड़ दें। प्रिंस एडवर्ड ने हमें धमकाया। उन्होंने धमकी दी कि अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो वे हमारे परिवार को मार देंगे। और उसने तुमसे विशेष रूप से क्या करने को कहा था? हैरी ने पूछा। प्रिंस एडवर्ड ने हमें आपके भोजन में दवा मिलाने का आदेश दिया था और राजा को एक औषधि खिलाई थी। हमने वही किया जो उसने हमसे करने को कहा था। कृपया हम पर दया करें। मेरे घर में बच्चे हैं। वे रोते हुए उनसे अपनी जान बख्शने की भीख मांगने लगे। जो कुलीन लोग ये दृश्य देख रहे थे, उन्हें लगा कि उनका संतुलन बिगड़ गया है। एडवर्ड का साथ देने वाले सभी लोग 180 डिग्री के अंतर से पलट गए। आखिरकार इस आदमी ने अपने लालच के लिए अपने ही परिवार को जहर दे दिया। कौन जानता था कि सिंहासन पर बैठने के बाद वह सत्ता के लिए उनके साथ क्या करेगा? हैरी ने एडवर्ड को घूर कर देखा और एक सौहार्दपूर्ण मुस्कान के साथ बोला, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है मेरे प्यारे भाई? राजा ब्रांड, जो पूरी स्थिति के बारे में चुप थे, ने अपना मुंह खोला और एक दुखी भाव के साथ बोले, यदि आपकी माँ अभी भी जीवित होती तो वह आपको जन्म देने के पश्चाताप में खुद को मार देती। ब्रांड ने निराश भाव से कहा, सिंहासन के लिए लड़ना एक बात है, लेकिन अपने पिता को मारने की कोशिश करना एक बात है। हा। हर कोई आश्चर्यचकित रह गया जब एडवर्ड पागलों की तरह हंसने लगा। तुम्हें मेरी आलोचना करने का क्या अधिकार है? ये पहली घटना नहीं है जब बेटे ने अपने पिता को जहर दिया हो और भाई को मारने की कोशिश की हो। ऐसे कई मामले हो चुके हैं। क्या वह मूर्ख एलेक्स भी बड़े जाल की ओर बढ़ रहा है? तुम्हें भविष्य में पता चलेगा कि सिंहासन के लिए लड़ाई कितनी भयानक है। यदि आप नहीं भी चाहते हैं तो भी आपको तब तक लड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा जब तक कि एक पक्ष जीत न जाए। स्वाभाविक रूप से मुझे पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि आप मुझे रोक सकते हैं? एडवर्ड ने व्यंग्य किया और एक स्क्रॉल लेकर उसे फाड़ दिया। एक जादुई स्क्रॉल। इसे देखकर सभी लोग आश्चर्य से चौंक गए। जादुई स्क्रॉल को हाथ से पाना आसान नहीं था। प्रत्येक जादुई स्क्रॉल निम्न स्तरीय राज्य के लिए राष्ट्रीय स्तर के खजाने के समान था और दूसरे राजकुमार को कहीं से भी स्क्रॉल लेते देखकर वे भयभीत हो गए। स्क्रॉल चमकने लगा। उसके पीछे 2 द्वार प्रकट हुए जिनमें से राक्षस प्रकट होने लगे। ड्यूक वॉलमार्ट ने जब ये दृश्य देखा तो वह दंग रह गए। उसने शाही परिवार के खिलाफ एडवर्ड की सभी योजनाओं में भाग लिया था, लेकिन वह उसके सभी तरीकों से परिचित नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसमें से एक राक्षस को निकलते देखकर उसे एहसास हुआ कि उसने पक्ष चुनने में गलती की थी। हैरी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, गार्ड सभी को बाहर निकालो। सैनिकों की भीड़ उमड़ पड़ी और 2 महाकाव्य रैंक के शूरवीर राजा के सामने खड़े हो गए। जो लोग लड़ना जानते थे उन्होंने तुरंत अपने हथियार निकाल लिए।
ग्रर, एक भयंकर चीख गूंजी जिसने पूरे स्थान को हिला दिया। टकराना, लंबे पंजों वाला एक पंजा पोर्टल से बाहर आया और जल्द ही पूरा प्राणी पोर्टल से बाहर चला गया। गहरे बैंगनी रंग के फर वाले 3 पूंछ वाले तेंदुए ने अपना मुंह खोलकर दिल दहला देने वाली दहाड़ लगाए। मुझे आशा है कि आप सभी को मेरा उपहार पसंद आया होगा। तो अभी के लिए अलविदा, हम जल्द ही मिलेंगे। एडवर्ड मुस्कुराया और द्वार के अंदर कदम रखा जो जल्दी से बंद हो गया और सभी को अचंभित कर दिया। 5 मास्टर रैंक और एक शीर्ष महाकाव्य रैंक कई कमजोर राक्षसों के साथ पोर्टल से बाहर निकल आए और संलग्न होना शुरू कर दिया। हैरी, जो मास्टर रैंक पर था, अन्य लोगों के साथ लड़ाई में शामिल हो गया। क्या मुझे उनसे निपटना चाहिए? आहे, एलिस, जिसने एक हल्की फुसफुसाहट सुनी, अचानक डर के मारे चीख पड़ी, जिससे उसके पास खड़े अन्य लोग डर गए। बड़ी बहन, तुमने तो मुझे अभी अभी बहुत डरा दिया। रिया, एलेक्स कहाँ है? कैथरीन ने पूछा। मुझे नहीं पता, वह कहीं चला गया है और मुझसे कह गया है कि अगर कोई परेशानी आए तो मैं उसका ख्याल रखूं। रिया ने बाहर आए बैंगनी पैंथर को घूरते हुए जवाब दिया। दूसरा महाकाव्य रैंक जल्दी से प्रकट हुआ और उनमें से 2 ने उसे वश में करने की कोशिश में उससे लड़ाई की। जब हैरी सैनिकों के साथ एक अन्य राक्षस से भिड़ रहा था, तब एक एपिक रैंक राजा के पास खड़ा था और गार्डों ने लोगों को निकालना शुरू कर दिया। पैंथर ने अपना पंजा फेंका जिससे एपिक रैंक स्तंभ की ओर उड़ गया, जबकि उसने अपना मुंह चौड़ा कर लिया और उसके मुंह में आग की लपटें उठने लगीं। जैसे ही उसने मुंह खोला, उसके चेहरे पर लात लगी और उसका सिर दीवार से टकराकर दरार पैदा कर गया। मोडिक वहां आया और उसका सिर पकड़कर उसके चेहरे पर जोरदार प्रहार किया, लेकिन यह उसे नीचे गिराने के लिए पर्याप्त नहीं था। जब मोडिक पैंथर से भिड़ रहा था, एलेक्स के दस्ते ने उनकी रानियों को घेर लिया। महाराज, क्या आप ठीक हैं? एयोन ने चिंतित स्वर में पूछा। हाँ, हम सब ठीक हैं, लेकिन हमें उनकी मदद करनी होगी, अन्यथा बहुत अधिक लोग हताहत हो जाएंगे, कैथरीन बोली और क्रिस्टीना की ओर देखा। क्रिस्टीना ने सिर हिलाया और अपनी तलवार खींचकर भयंकर चिल्लाया, मेरे पीछे आओ। सबसे पहले उन लोगों को बाहर निकालें जो लड़ नहीं सकते, तथा कोशिश करें कि हताहतों की संख्या न्यूनतम हो। कैथरीन की सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर एक घेरा भी बना लो। क्रिस्टीना ने युद्ध में उतरने से पहले कई आदेश दिए। रिया ने ये दृश्य देखा और खतरा बने उस विशाल तेंदुए को मारने का निर्णय लिया। मुझे उम्मीद है कि एलेक्स ढीले छोरों को बांध लेगा, अन्यथा हम निश्चित रूप से परेशानी में पड़ जाएंगे, कैथरीन ने चिंतित भाव से कहा। उन्होंने पहले ही अमेडोन में एक दुश्मन को रडा से नीचे खिसकने दिया था, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि यहाँ भी वही बात दोहराई जाए। एडवर्ड ब्राइट के साथ साथ लियोनहॉर्ट से भी एक बड़ा खतरा था और कोई भी उसके पास मौजूद राक्षसों की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकता था। यदि उसे शीघ्रता से समाप्त नहीं किया गया, तो वह निश्चित रूप से जीनित की यात्रा का लाभ उठाकर लियोनहॉर्ट को नष्ट कर देगा। उम्मीद है कि एलेक्स, जो कहीं से गायब हो गया था, उसे हरा सकेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।